सोचो, 1000 ईस्वी में इंडिया कैसा रहा होगा। उस समय की कल्पना करो जब भारत की भूमि पर प्राचीन सभ्यताएं फली फूली और गांवों में जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। क्या यह तरक्की की रोशनी में डूबा हुआ देश था, या फिर जंग और अनिश्चितता के सायों में घिरा हुआ? क्या लोग अपने भविष्य को लेकर उम्मीदवार थे, या फिर हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे? सच तो यह है, जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, दोनों ही बातें सच थीं। ये एक ऐसा समय था जब भारत ने एक साथ कई विरोधाभासी अनुभवों का सामना किया। ये दौर अजीबोगरीब विरोधाभासों का दौर था। एक ऐसा वक्त जब इंडिया ने शानदार उपलब्धियां और भयानक असफलताएं दोनों ही देखीं। एक तरफ कला और संस्कृति का उत्कर्ष था, तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष। एक तरफ तो हुनरमंद कारीगरों और मेहनती मजदूरों द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर, जो आसमान को छूते हुए प्रतीत होते थे, पूरे देश में बन रहे थे। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र थे, बल्कि कला और वास्तुकला के अद्वितीय नमूने भी थे। ये विशाल संरचनाएं इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण थीं। इन मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। ये शिक्षा, आस्था और समुदाय के केंद्र थे, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में विद्वान और छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। लेकिन जैसे जैसे ये वास्तुशिल्प चमत्कार उभर रहे थे, वैसे वैसे इंडिया का राजनीतिक परिदृश्य बिखरता जा रहा था। एक तरफ जहां सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध का माहौल था। एक समय के शक्तिशाली साम्राज्य टूट रहे थे और उनकी जगह कई छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, जो सत्ता और प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये छोटे राज्य अपने अपने क्षेत्र में शक्ति और प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। इस बिखराव ने जहां एक ओर क्षेत्रीय नवाचार और विविधता को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर संघर्ष और अस्थिरता के बीज भी बोए। हर राज्य की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं थीं, जो भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाती थीं। 1000 ईस्वी का इंडिया अंधकार और प्रकाश, प्रगति और असफलताओं, निर्माण और विनाश दोनों का ही समय था। ये एक ऐसा समय था जब भारत ने एक साथ कई विरोधाभासी अनुभवों का सामना किया। ये एक ऐसा दौर था जिसने महान विभूतियों का उदय और शक्तिशाली साम्राज्यों का पतन देखा। एक ऐसा समय जिसने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस समय ने भारत को एक नई दिशा दी और उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समृद्ध किया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे इंडिया में मंदिर निर्माण का काम जोरों पर था। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर का प्रतीक भी थे। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, ये समाज के केंद्र थे, जहां लोग न केवल ईश्वर की आराधना करने आते थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। ये आस्था, शक्ति और कलात्मक प्रतिभा की भव्य अभिव्यक्ति थे। मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो शक्तिशाली राजेंद्र चोल ने बनवाया था, आज भी उस समय की स्थापत्य कला का प्रमाण है। यह मंदिर न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी वास्तुकला और निर्माण तकनीक भी अद्वितीय है। कल्पना करो, कुशल कारीगर पत्थर पर छेनी की आवाज, देवी देवताओं, राजाओं और रानियों की कहानियां कहने वाले जटिल डिजाइन बनाते हुए। ये कारीगर अपने काम में इतने निपुण थे कि उनकी बनाई मूर्तियां आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। लेकिन जब ये मंदिर ऊंचे उठ रहे थे, तो राजनीतिक परिदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन आ रहा था। एक ओर जहां मंदिरों का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर साम्राज्यों का पतन और नए राज्यों का उदय हो रहा था। गुप्त और प्रतिहार जैसे एक समय के शक्तिशाली साम्राज्य अब इतिहास के पन्नों में सिमटते जा रहे थे। इन साम्राज्यों का पतन एक नए युग की शुरुआत का संकेत था।
उनकी जगह कई छोटे छोटे राज्य उभरे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और प्रतिद्वंदिताएं थीं। ये राज्य अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। दक्षिण में चोल, दक्कन में चालुक्य, पूर्व में पाल और पश्चिम में चाहमान। इंडिया का नक्शा फिर से बनाया जा रहा था। हर राज्य अपनी पहचान और शक्ति को स्थापित करने के लिए संघर्षरत था। इस विभाजन ने जहां एक ओर क्षेत्रीय नवाचार और विकास का दौर शुरू किया, वहीं दूसरी ओर निरंतर संघर्ष भी लाया। हर राज्य अपने क्षेत्र में विकास और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष और युद्ध भी जारी थे। संसाधनों, व्यापार मार्गों और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए राज्यों के बीच युद्ध होते रहते थे। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण पाने के लिए राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। ये बदलते गठबंधनों, अचानक विश्वासघात और लगातार युद्ध का युग था। हर राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए गठबंधन बनाता और तोड़ता था, जिससे राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदलता रहता था। इस बिखराव और संघर्ष के बीच कुछ शासक ऐसे भी उभरे जिन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। ऐसे ही एक शासक थे चोल वंश के शक्तिशाली सम्राट राजेंद्र चोल। राजेंद्र केवल दक्षिण भारत पर राज करने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली नौसेना का नेतृत्व करते हुए बंगाल की खाड़ी पार की और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों को जीत लिया। कल्पना करो, चोल युद्धपोतों को, उनके पाल हवा में लहराते हुए योद्धाओं और हाथियों को समुद्र के विशाल विस्तार में ले जाते हुए। राजेंद्र की विजय सिर्फ सैन्य शक्ति के बारे में नहीं थी। वे व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और मसालों, वस्त्रों और कीमती धातुओं जैसे मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करने की इच्छा से भी प्रेरित थे। वापस अपने राज्य में राजेंद्र कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे। बृहदेश्वर मंदिर, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, उनकी दूरदृष्टि और महत्वाकांक्षा का एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर अपने विशाल विमान और जटिल नक्काशी के साथ चोल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। जहां एक ओर राजेंद्र चोल दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वहीं उत्तर पश्चिम से एक नया खतरा उभरा। यह खतरा धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी छाया डालने लगा। आज के अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, जिनका निशाना अमीर मंदिर और शहर थे। महमूद का उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं था, बल्कि वह अपनी शक्ति और धार्मिक विश्वासों को भी फैलाना चाहता था। लूट की इच्छा और धार्मिक जुनून से प्रेरित होकर महमूद के आक्रमणों ने अपने पीछे विनाश और लूट का एक सिलसिला छोड़ दिया। हर आक्रमण के बाद शहरों और गांवों में तबाही का मंजर देखने को मिलता था। कल्पना करो, उस दहशत की जो लोगों के दिलों में घर कर गई थी जब महमूद की सेनाएं, जो अपनी क्रूरता और गति के लिए जानी जाती थीं, उत्तर भारत के मैदानों में फैल गईं। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। मंदिरों को लूटा गया, उनके खजाने लूट लिए गए और उनकी पवित्रता भंग कर दी गई। यह केवल भौतिक नुकसान नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर भी गहरा आघात था। हिंदू धर्म और वैभव का प्रतीक प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर महमूद द्वारा बार बार निशाना बनाया गया, जो आक्रमण की विनाशकारी शक्ति की एक दुखद याद दिलाता है। सोमनाथ मंदिर की बर्बादी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महमूद के हमले विनाशकारी होने के साथ साथ दीर्घकालिक परिणाम भी लेकर आए। इन आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। उन्होंने खंडित भारतीय राज्यों की कमजोरियों को उजागर किया और मध्य एशिया से भविष्य के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय राज्यों की आपसी फूट और कमजोरियों ने महमूद के आक्रमणों को और भी आसान बना दिया।
भारत से लूटी गई दौलत ने गजनी को समृद्ध बनाया, जिससे यह इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। गजनी की समृद्धि ने उसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र में बदल दिया, जहां से इस्लामी विचारधारा और ज्ञान का प्रसार हुआ। चलो दोस्तों, देखते हैं इतिहास के उन पन्नों को जहां धूल छंटने के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। महमूद गजनी की तबाही के बाद भी इस देश की आत्मा अटूट रही। खंडहरों से उठकर लचीलेपन और पुनर्जन्म की कहानियां सुनाई देने लगीं। आने वाली सदियों में भारत ने ताकतवर राजवंशों और साम्राज्यों का उदय देखा, जिन्होंने इसके इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। चोल, जो अपनी नौसैनिक ताकत और विशाल मंदिरों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखा। उनके मंदिर, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, कलात्मक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के प्रतीक बन गए। उत्तर की ओर राजपूत राज्यों ने अपने किलों को मजबूत किया, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। उनकी वीरता और सम्मान की कहानियां प्रसिद्ध हो गईं, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए। इस बीच भारत के मध्य में दिल्ली सल्तनत आकार लेने लगी, एक नए युग की नींव रखी, जहां संस्कृतियां और स्थापत्य शैलियों का मेल हुआ। कुतुब मीनार, एक वास्तुशिल्प चमत्कार, आसमान की ओर उठा, जो विभिन्न संस्कृतियों के संगम और एक ऐसी भूमि के लचीलेपन का प्रतीक है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे नए आक्रमणकारी आए, हर कोई अपनी संस्कृति और प्रभाव लेकर आया। भारत ने इन तत्वों को अपनाया, अपनी विरासत को समृद्ध किया। भारत की आत्मा अपनी भूमि से बहने वाली बारहमासी नदियों की तरह अनुकूलित हुई, विकसित हुई और फली फूली। लचीलेपन की गूंज सदियों से गूंजती रही, हमें याद दिलाती रही कि साम्राज्य गिर सकते हैं और आक्रमणकारी आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन भारत की आत्मा शाश्वत है, राख से उठने और एक नया भाग्य बनाने के लिए हमेशा तैयार है। अगले अध्याय में हमारे साथ जुड़ें जब हम मुगल साम्राज्य के उदय का पता लगाते हैं, एक ऐसा राजवंश जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। आगरा के शानदार ताजमहल से लेकर चहल पहल वाले बाजारों तक, मुगल काल अद्वितीय वैभव और नवाचार का समय था। उस देश की कहानियों को उजागर करने के लिए बने रहें, जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं और जहां अतीत वर्तमान को आकार देना जारी रखता है। ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स फ्यूजन को सब्सक्राइब करें।